चलिए मिक्स क्वेश्चन चलेगा आप लोग का, जिसमें सारा का सारा मिक्स क्वेश्चन ही रहेगा। सिर्फ बोलेंगे पहला क्वेश्चन नंबर लिखिए। प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से, प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि उधार देने से, कितनी राशि उधार देने से, उधार देने से 4 वर्ष में, कितनी राशि उधार देने से 4 वर्ष में 660 रुपया हो जाएगी। 4 वर्ष में 660 रुपया हो जाएगी। हाँ 660 रुपया हो जाएगी। ये आपका एक मिक्स सेट चला रहे हैं, जिसमें कि टोटल आपका नवोदय से जितने भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है या कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है या कुछ भविष्य में आने वाले हैं, वही सब क्वेश्चन का है। मिक्स है। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएं। क्वेश्चन सुन लिए ना? क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि उधार देने से 4 वर्ष में 660 रुपया हो जाएगी। यानी कि आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या क्या पता है। पहला देखिए, आपको पी पता है? नहीं पता है। आपको आर पता है? आर कितना है? हाँ आंसर आप सभी का किसी का नहीं आया? 500 आंसर आया है। चलिए आर 8% है, टी कितना है? 4 वर्ष, और ए दिया है फाइनली 660 रुपया हो जाएगी, मिश्रण दिया है। तब बताइए आपको मिश्रधन जब पता हो, समय पता हो, दर पता हो, तो पी निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे। पी बराबर फॉर्मूला क्या बताया गया था? माइक बंद कर लो सोलोनी। हाँ पी बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया था? ए गुणा में 100 हाँ चलिए टी गुणा में आर प्लस में 100, यह फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अमाउंट है आपका 660, गुणा में 100 करेंगे। टी है आपका 4, आर है आपका 8, और उसके बाद प्लस में 100 रखना है। ऊपर आपका हो जाएगा 660 गुणा में 100 बटा में 132 हो जाएगा टोटल। अब कटाएंगे आप तो 4 के पारा से ये कट जाएगा। 4 एक चरते 12, चरते 12, 4 से ये 25 बार में, 33 दूनी 66 20 बार में, 25 दूनी 50 और 1 शून्य, यानी कि 500 रुपया। पी बराबर आपका कितना आ गया? 500। आगे क्वेश्चन लिखिए। लिखिए शमशीर ने 10 मेज 660 रुपया में खरीदा। शमशीर ने 10 मेज 660 रुपया में खरीदा, 660 रुपया में खरीदा, तथा इसकी मरम्मत कराने के बाद 240 रुपया प्रति मेज की दर से बेच दिया। 240 रुपया प्रति मेज की दर से बेच दिया। 240 रुपया प्रति मेज की दर से बेच दिया। इस प्रकार उसे प्रति जोड़े मेज पर, इस प्रकार उसे प्रति जोड़े मेज पर 200 रुपये का लाभ हुआ। 200 रुपये का लाभ हुआ। 200 रुपये का लाभ हुआ। तो मरम्मत पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए? तो मरम्मत पर कुल कितने रुपए
खर्च किए गए। मरम्मत पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए, ज्ञात कीजिए। सलोनी बोर्ड चमक नहीं ना रहा है, अच्छा से दिख रहा है ना? ये सर। चलिए ठीक है। मरम्मत पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए आपको ज्ञात करना है। पीछे आवाज मत कीजिए आप लोग, आंसर बोलिए डायरेक्ट। बन गया? बनाइए बनाइए। चलिए अब आंसर बोलिए, काफी टाइम हो गया, इतना टाइम में बन जाना चाहिए। सर क्वेश्चन में बोला है कि 820 गलत है, 820 गलत है। माइक बंद कर दीजिए सलोनी। हाँ। और किसी का आंसर? और किसी का नहीं आया है? चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 10 मेज है, टोटल कितने मेज खरीदा गया है? 10 मेज खरीदा गया है, कितने रुपए में? 600 रुपये में खरीदा गया है। 660 बोले हैं, 660 बोले हैं, तब हो सकता है 660 बोले हैं सलोनी। चलिए ठीक है, तो 10 में 660 रुपए में, सॉरी, ठीक है ठीक है। तो 660 रुपए में खरीदे गए हैं 10 मेज, और क्या किया कि इनकी मरम्मत कराने के बाद 240 रुपए प्रति मेज के हिसाब से बेच दिया गया है। तो अगर 10 मेज को हम, ये हमारा सीपी है, अगर हम 10 मेज को बेचे तो 240 रुपए प्रति मेज के हिसाब से 240 गुणा में 10 करेंगे तो हमें कितना रुपए में बेच दिए हैं इसे? 2400 रुपया में बेच दिए हैं। अब आपसे प्रश्न में बोला है कि 200 रुपया जो फायदा हुआ है, प्रति जोड़ी मेज पर 200 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि 2 को मेज पे कितना रुपया फायदा हुआ? 200 रुपया फायदा हुआ। तो देखिए प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट 2 मेज पर 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक मेज पे 200 बटा में 2, और टोटल 10 मेज हम बेचेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 200 बटा में 2 मल्टीप्लाई 10, 2 पचे 10, आप गुणा किए तो 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 1000 रुपए का आप प्रॉफिट किए हैं, 1000 रुपए आप लाभ कमाए हैं। तो यानी कि देखिए आपका मेज जो था 660 रुपए का था, 1000 रुपए आप लाभ कमाए हैं, टोटल बेचे हैं कितने का? 2400 रुपए का। ये आपका खरीदने का है पैसा, 2400 रुपए में आप बेचे हैं, 2400 में से 1000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि आपका मेज जो है कुल खर्च मिला के 1400 रुपए का हो गया होगा, तभी ना 1400 रुपया पे 1000 लाभ कमा के 2400 रुपए में बेच सकते हैं उसे। तो 1400 रुपया आपका क्या हो गया? मेज टोटल उसका कुल लागत 1400 रुपया आपको पता चल गया। 1400 में से आप देखिए तो ये 1400 रुपया कब हुआ है? जब मरम्मत कराने के बाद का ना है। इसमें से 660 रुपया हम खरीदने पे लगाए थे, यानी कि हमारा जो ये मेज होगा, ये आपका 9 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 6 गया 4, ये आपका 13 में से 6 गया 7, यानी कि मेज जो है हमारा उस पे मरम्मत में 740 रुपए का हम खर्च कर चुके हैं। कहीं पे किसी को दिक्कत? नोट कीजिए फटाक से। कितना आंसर किसी का नहीं आया था ना? कल का बनाया हुआ क्वेश्चन के आंसर बोल दिया फटाक से सब है? क्वेश्चन में डाटा चेंज कर दिया गया था, आंसर हट के रखा है पिछला वाला।
दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाएगा तब होगा, फिर छापने से नहीं होगा कि पुराना वाला टाइप देख लिए। चलिए आगे प्रश्न लिखिए सभी लोग। ठीक है, वो एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का परिमाप आपको दिया है, आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आंसर बोलेंगे 1681। देखिए जब वर्ग का जब वर्ग का परिमाप आपको पता होता है, वर्ग का परिमाप आपको पता है। परिमाप कितना दिया है? वर्ग का परिमाप आपसे बोला है 164 मीटर। 164 मीटर। हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग का भुजा पता होना चाहिए। वर्ग का भुजा पता रहेगा तभी ना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का भुजा पता करेंगे। वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा अगर आपको पता करना है तो वर्ग का परिमाप जब पता होता है तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बटा में 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी कि 41 मीटर होगा। अब वर्ग का हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि 41 मीटर गुणा में 41 मीटर करेंगे तो आपका कितना होगा? 1681 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका होगा। चलिए आगे प्रश्न लिखिए आप लोग। किसी वस्तु को 1024 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 1024 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। दुकानदार को 20% की हानि होती है, यदि इस वस्तु को 1472 रुपया में बेचा जाए, 1472 रुपया में बेचा जाए, तो दुकानदार को कितने रुपये का लाभ होगा? तो दुकानदार को कितने रुपये का लाभ होगा? आराम से लाइट, वो करंट है। पैर अंदर करो दोनों। पहले कॉपी निकाल लो, आराम से, हरकत ज्यादा नहीं करना है, शांति से बैठना है। कहे लेट हो गया आज? नहीं, हमको पता था कि तू बहाना तो कल ही बनाया था। कोई फायदा हुआ? आना ही पड़ गया। कौन उपाय काम नहीं न किया? सारा षड्यंत्र तुम्हारा फेल हो गया। अरे तो हमको पता है तुमरे सांचों के घाव हुए या झूठों के घाव हुए हैं। आना पड़ा कि नहीं पड़ा?
कोई फायदा हुआ नहीं, बुद्धि तो अपना काम करता नहीं है, ऐसे बढ़िया पहले ही आ जाता। ठीक है, इसको गधा भी देख के भाग जाएगा। हाँ, आंसर बोलिए सभी लोग। पेज निकाल लो, कॉपी, जो भी मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं इसको तुम भी करो, ठीक है। उसके बाद तुम जब जैसे ही सबको पढ़ाई खत्म हो जाएगा तब अपना सिलेबस को पढ़ना है। एग्जाम देना है तुम्हें ना, इस बार एग्जाम देना है ना। देखो तब तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत एग्जाम में तो 1-2 नंबर ला देगा ना, तो इसे तो बैल है, तुमको तो 1 नंबर आ जाए वही ढेर है। सर 192 हो सकता है सही आंसर होगा। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। 292 आपका है, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन हम बना देंगे। देखिए आपसे बोला है कि 1024 रुपये में जब हम वस्तु को बेच रहे हैं, एसपी हमारा 1024 रुपये जब रह रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दे दिखाई नहीं देगा, 1024 रुपये जब हमारा एसपी हो रहा है, तो उस समय हमें कितने का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि हमारा लॉस उस समय हो रहा है 20% का। तो एसपी जो होगा परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट होगा? 80% होगा। अब हमसे बोल रहा है कि 1472 रुपए में बेचा जाएगा तो कितना रुपए का लाभ होगा। तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि वस्तु हमारा कितने रुपए का है, यानी हमें सीपी पता करना है। सीपी हमेशा क्या होता है? 100% होता है। सीपी आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा कि सीपी जो है आपका 100% सीपी होता है। तो अब ये बात आप बोल सकते हैं कि ये जो 80% है ये 1024 रुपया को बता रहा है, क्योंकि ये भी एसपी है 20% नुकसान वाला और ये भी एसपी है, तो ये दोनों बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि 80% का मान 1024 रुपया, 1% का मान 1024 बटा में 80। अब आपको सीपी पता करना है, यानी कि 100% का वैल्यू 1024 बटा में 80 गुणा में 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। अब देखिए तो इसे 8 है कम 8 8 दूनी 16 8 64 128 बार में, यानी कि आपका जो आएगा 1280 रुपया क्या होगा? ये सीपी। सीपी आपको पता चल गया कि आपके वस्तु का सीपी कितना है। सीपी आपको पता चल गया कि 1280 रुपया है। अब वस्तु को बेचने की इच्छा क्या है? अब सेकेंड एसपी क्या आप कितने में बेचना चाह रहे हैं? 1472 रुपये में आप बेचना चाह रहे हैं, यानी अब आपको प्रॉफिट कितने का होगा ये अगर आपको पता करना है तो एसपी माइनस में सीपी करते हैं। तो 1472 में से हम 1228 को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 192 रुपये का हमें लाभ होगा। उम्मीद है सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जल्दी से जिससे नहीं बना है नोट कर लीजिए, अब का नोट कीजिएगा आप, ऐसे नोट नहीं किया जाता है, टाइम नहीं दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन तुम भी लिखो, मिस क्वेश्चन। ठीक, 5,9 5,9,15 यानी कि 5,9,15 का चतुर्थनुपाती ज्ञात करें। चतुर्थनुपाती ज्ञात करें। चतुर्थनुपाती चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं,
और नॉर्मल हम आपको तरीका भी बताए हैं। फॉर्मूला अगर आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना हो, यानी कि 4 वाला अगर आपको निकालना हो चतुर्थ अनुपाती, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे ना, मध्य अनुपाती प्रथम अनुपाती निकालने के लिए भी बताए थे आपको। छोड़िए फॉर्मूला वाला छोड़िए, देखिए कंसेप्ट नॉर्मली चतुर्थ अनुपाती पूछा है ना, 9 कितना दिया, 9 के बाद सॉरी 5 पहले दिया है, 5 9 15, ये वाला आपसे पूछा है, ये आपसे अभी फिलहाल में पूछा है, यानी 4 नंबर आपसे पूछा है कि क्या होगा वहां पे बताइए। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 4, ये दोनों को पकड़ लिया जाता है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4:9, ये दोनों के बीच में, ये हिस्सा और ये हिस्सा के बीच में समानुपाती का चिन्ह होता है। उसके बाद आप लिखेंगे 15 अनुपात, जहां पे खाली है वहां पे आप x मान सकते हैं, x मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, x या yz कुछ भी मानिए, ये वाला स्थान हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम x मानिए। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/9, ये समानुपाती के चिन्ह को हम लोग बराबर के रूप में लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 15/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये आपका होगा 5x, ये आपका होगा 15 गुणा में 9, x बराबर आपका होगा 15 गुणा में 9, ये 5 आपका नीचे भाग में आ जाएगा, 5×3=15, x बराबर 27, यानी कि चतुर्थ अनुपाती इस स्थान पे जो नंबर होगा वो 27 होगा आपका। समझ में आया? चलिए लिखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 5 गुणजों के औसत ज्ञात करें। फॉर्मूला बताया गया था, फॉर्मूला क्या बताया गया था? फॉर्मूला देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था, बोलिए। k इंटू n प्लस 1/2 ये वाला फॉर्मूला था। k मतलब कि 3, और कितने गुणा चाहिए आपको? 5, यानी 5 प्लस में 1 बटा में 2, तो 3 गुणा में 6 बटा में 2, 2 3 6, सॉरी रुक जा गलत हो गया, 2 3 6, 3 9, ये आपका हो गया कि फॉर्मूला से। अगर मान लीजिए फॉर्मूला ना याद रहे तो 3 के प्रथम 5 गुणज बोला है, तो यानी कि 3 के पहला गुणज 3 होता है, दूसरा 6, फिर 9, फिर आपका 12, फिर आपका 15, इनका औसत निकाल देंगे। 3 + 6 + 9 + 12 प्लस में 15, अब बटा में 5 को है तो 5 से भागा देंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे हम, टोटल जोड़िएगा तो आपका 45 आएगा, अब बटा में 5, 5 9 45, 9 आंसर। ये भी आंसर आपको ऐसे भी आ सकता है। ये आपका मान लीजिए ये छोटा सा 5 गो था तो हम लोग आराम से जोड़ के बता दिए। अगर रहता है कि 3 के 20 गो बताइए तो उस समय ये वाला मुश्किल पड़ जाता, तो हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे। ये फॉर्मूला हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ना याद रहेगा तो भैंस दे ग्रेड बन जाएगा सब। क्या बन जाएगा? हाँ, भैंस दे ग्रेड। आगे प्रश्न लिखिए। लिखो, एक फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेचने के बाद, एक फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेचने के बाद 420 केले शेष बचते हैं, 420 केले शेष बचते हैं, तो उसके पास
तो उसके पास कुल कितने केले थे? तो उसके पास कुल कितने केले थे? उसके पास कुल कितने केले थे? बना लिया तो ठीक होगा और क्या। खुद बनाओ ना। ठीक है इतना। क्या ले रहे हो? बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पढ़ा करो बुआ, पढ़ो। ना पढ़ेगा तो जानते हैं भैंस चराने जाएगा, भैंसियों नहीं तुमसे चरेगी, बोलेगी बैल है खुद ही हमको का चराएगा। भैंस तुमको चरा के चल जाएगी। देखिए आपसे बोला है कि 40% केला जब बेच दिया है तो उसके पास बचा हुआ है, हाँ उसके पास बचा हुआ है 420 केला। तो देखिए हम देखेंगे कि टोटल 100% केला उसके पास होगा परसेंटेज के हिसाब से। उसमें से 40% अगर आप बेच दीजिएगा, 40% बेच दिए तब आपके पास 60% केला बच गया, और जो कि नंबर के हिसाब से 420 केला बचा हुआ है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि 60% का मतलब होता है 420 केला यहाँ पर। तो 1% का मतलब कितना होगा? 420 बटा में 60। हमसे टोटल केला पूछा है कि कितना था उसके पास, तो टोटल उसके पास 100% था ना, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 420 बटा में 60 गुणा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी कि उसके पास कुल केला कितना था? 700। किसका किसका आंसर नहीं आया? 700। आंसर वैसे ना करना, वैसे ऐसे ऊपर 420 लिख के आगे नीचे 60 आ गया। आने को तो आ जाएगा, लेकिन पता है तुमको कैसे होता है? यहाँ से ना तुमको समझ में आया, नहीं तो बटा में 60 जाएगा, ये कैसे तुमको पता है? प्रभु जी का कृपा है। बोलो। चलिए आगे प्रश्न लिखिए आप लोग। 3/48, 3/48 1/12 का कौन सा भाग है? 1/12 का कौन सा भाग है? 3/48 1/12 का कौन सा भाग है? 3/4। 3/4। हाँ 3/4। देखिए आपसे बोला है क्वेश्चन में कि 3/48 जो है 1/12 का कौन सा भाग है। अगर हम आपसे ऐसे बोले कि बताइए ये जो 6 है 12 का कौन सा भाग है, ये 6 12 का कौन सा भाग है, तो आप ऐसे बनाते थे 6 12 का कौन सा भाग है, यहाँ पे बटा में 12 लिखते थे, उसके बाद कैलकुलेशन करते 6 कम 6 6 दूनी 12, आप बोलते थे कि ये 12 का 1/2 हिस्सा है। समझ गए? ऐसे ही करते थे हम लोग। अब क्वेश्चन में जो डाटा लिखा है वो फ्रैक्शन में लिख दिया है। बोला है कि 3/48 जो है 3/48 ये 1/12 का कौन सा भाग है? 1/12 का कौन सा भाग है आपसे बोला है। तो 3/48 के बारे में पूछा है कि ये इसका कौन सा भाग है। तो 3/48 इसे हम लोग नीचे लिखते हैं, मतलब कि भागा 3/40 बोले हैं। अच्छा 3/48 ये इसके नीचे लिखा जाएगा। इसके बटा में लिखने का मतलब यहाँ पे 1/12 लिखने का मतलब होता है कि ये इसके भागा में है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/48 बराबर का चिन्ह दीजिए, और इसका जो है बगल में आप गुणा का चिन्ह देके ऐसे पलट के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपत्ति किसी को? 12 के पहाड़ से यानी कि फाइनली आपके पास आ गया 3/4। आप बोल सकते हैं कि 1/12 का 3/4 हिस्सा जो होता है 3/48 होता है। समझ में आया? चलिए
हाँ सही है, सही है, सही है। अब क्वेश्चन एक नंबर ये वाला बना के दिखाइए आप लोग। 1 मल्टीप्लाई 0.1, 1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.001, इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपको पॉइंट में ही बताना है। सर एक काम पे 1 लिखे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कैसे 0.000 देखिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, एक एक के साथ आपस में गुणा होगा तो कितना आएगा, एक। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे 2 गो अंक और यहाँ पे 3 गो अंक, तो 3 2 5 1 6 अंक चाहिए हमें पॉइंट के बाद। तो यानी कि हमें हमारे पास एक आया, इसे 6 अंक के दशमलव के 6वां अंक पर रखना है। तो यानी इससे पहले हम 5 शून्य लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर फाइनल हो जाएगा कि 0.5001 सही है। चलिए आगे आप लोग प्रश्न बनाइए, लिखिए। देखो 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ करती हैं 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ करती हैं, एक साथ बजनी आरंभ करती हैं। यदि ये घंटियां 2,4 2,4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वह एक साथ 30 मिनट में वे एक साथ कितने बार बजेंगे। 30 मिनट में वे एक साथ कितने बार बजेंगे। 30 मिनट में वे एक साथ कितने बार बजेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने के अंतराल पे बजती हैं वो। उनका डिफरेंस टाइम है 2 4 6 8 10 12। इसका मतलब आप सुन लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पहली घंटी जो है अगर बज गई तो 2 सेकंड बाद फिर से बजेगी, फिर 2 सेकंड बाद बजेगी, ऐसे उनका अंतराल समय है। दूसरी घंटी 4-4 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी घंटी 6-6 सेकंड के बाद बजती है। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए अगर एक साथ सभी को बजाए तो फिर से एक साथ, यानी कि ऐसे बजने वाला परंपरा जो है एक के साथ कब कब बजेगी, यानी कि 30 मिनट के अंतराल में एक साथ ये कितने बार बजेंगी। आपसे यही पूछा है कि एक साथ ये तीनों 6 घंटियां हैं कितने बार बजेंगी। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जितनी ये 6 घंटियां हैं एक साथ बजने के लिए कितना समय लेती हैं, एक साथ बजने के लिए कितना समय लेती हैं। इसके लिए आपको पता करने के लिए इनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम आप निकालिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर आप 2 से देखिए कटेगा 1, ये आपका 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 5, 2 तीन 6, फिर 3 से कटेगा 1 2 5 1। अब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120 सेकेंड।
होगा ना। 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड को आप मिनट में कितना बोल सकते हैं, 120 सेकेंड को 60 से भागा दीजिएगा तो आप बोल सकते हैं कि 2 मिनट। यानी कि हर 2 मिनट के बाद वो 6 घंटी जो है एक साथ बजेंगे, हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। तो टोटल आपके पास समय कितना है, 30 मिनट समय है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगी, 2-2 मिनट पर बज रही है ना, तो यानी कि कितने बार बजेंगी एक साथ, 15। आप बोल सकते हैं कि 15 टाइम्स एक साथ बजेंगे, यानी कि 15 बार एक साथ बजेंगे। 8 तुमको दिखाई दे रहा है, इनसे बड़ा है। चलिए आगे प्रश्न लिखिए आप सभी लोग। एक ट्रायंगल से क्वेश्चन, ये देखिए इसका 75 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 30 डिग्री और इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है, आपसे पूछा है x लिखा है, यहाँ पे x लिख दिया है, आपसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा, आप बताइए। इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आंसर बोलो नेहा। नहीं बनाई है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 75 डिग्री। इधर ध्यान दीजिए, 75 सही है। इधर ध्यान दीजिए, ट्रायंगल के अंदर जो 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर, माइक बंद करो सलोनी। त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग हमेशा के हमेशा 180 होता है। त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, ऐसा ही त्रिभुज क्यों ना हो, इसका भी तीनों कोण आप जोड़िएगा तो 180 ही होगा, यानी तीनों कोणों को मिलाने पे हमेशा 180 होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें 3 कोण है, पहला कोण है आपका 75 डिग्री, दूसरा कोण है 30 डिग्री और तीसरा कोण है एंगल x। ये तीनों को जोड़ने पे 180 होगा, हम बोल सकते हैं 75 30 कितना होगा, 105, 105 प्लस में एंगल x इक्वल 180, एंगल x इक्वल 180 माइनस में 105, एंगल x इक्वल 75 डिग्री, यानी कि कोण x का मान कितना होगा, 75 डिग्री। किसी को कोई समस्या? चलिए आगे प्रश्न लिखिए सभी लोग। बोले हाँ। देखिए, 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग, 3 लगातार पूर्णांक छोड़े ना, 3 लगातार संख्याओं का योग 30 है, 3 लगातार संख्याओं का योग 30 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 लगातार संख्याओं का योग 30 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 11 होगा। फाइनली समझ के बना रहे हो, कैसे अंदाज पे बोल रहे हो, 10 11 12 55 दे रहे हैं, ला के दिखाओ तो 55। देखो 3 संख्या है, तीनों को जोड़ने पर 30 आया है,
हम मान लिए कि पहली संख्या, तीन संख्या ना, 1 2 और 3, ये तीन संख्या। अगर पहली संख्या आपका x होगा, हम मान लिए कि पहली संख्या x है, तो दूसरा संख्या आपका लगातार है, यानी कि x प्लस 1 होगा। आगे वाला संख्या +1 करने पे आता है, फिर इससे आगे जाना है हमें, तो x प्लस 2 हो जाएगा, तब है ना। देखिए +1 किए तो उससे आगे, अब फिर एक और जोड़े तो उससे आगे पहुंच गए। ये तीनों संख्या को जोड़ने पर, ये तीनों संख्या है, अगर इसे हम जोड़ें, ये तीनों संख्या को हम जोड़ें, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना आना चाहिए? 30। बोला है कि ये तीनों संख्या को जब आप जोड़िएगा, ये तीनों संख्या को जब आप जोड़िएगा, तो आपका आएगा क्वेश्चन के हिसाब से 30 आंसर आएगा। अब इसे जोड़ने सॉल्व करना ही सीख। देखिए तो 1 2 3 तीनों x है, तीनों आपस में मिल जाएगा, हो जाएगा कितना? 3x। अंक आपस में मिलेगा 1 और 2, 3 आपका हो गया यहाँ पे 30। 3 प्लस में उस तरफ जाएगा तो -3x बराबर 30 माइनस में 3, x बराबर यहाँ पे आपका 27 आएगा। ये डिवाइड में 3 आ गया, 3 9 27, x बराबर 9। x बराबर 9 आया ना। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या हमसे बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा यही ना है, सबसे छोट 9, सबसे बड़ा x प्लस 2। तो x प्लस 2 मतलब कि अगर आपसे बड़ा संख्या पूछा है, बड़ा संख्या, तो आप 9 में, बड़ा संख्या आपका x प्लस 2 है, तो आप 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आंसर आपका होगा। अगर आपसे सबसे छोटा बोलता, ये 9 हो जाता। बदमाशी कर रहा है सब, इधर गड़बड़ाएगा सब, तो थूर देंगे बढ़िया से पीछे आके, सब निकल जाएगा, हिलना हिलाना। प्रश्न लिखिए आगे। यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर, और उसका 1/5 के बीच का अंतर, 24 है, तो उसका 1/5 के बीच का अंतर 24 है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? जिसके पास बुद्धि होगा उससे बनेगा, बाकी सब भाई जोन देख के छापने वाला है, किसी से नहीं बनेगा। सर चलिए अब आंसर हम बना रहे हैं, खुद से देखिएगा। आज जिससे नहीं बना वो छापेगा, यही ना कर सकता है। मान लिया कि संख्या x है ना। अब बोला कि ये संख्या और इसी का 1/5, तो x का आप 1/5 निकालिएगा तो आपका x/5 आएगा। बोला कि ये दोनों के बीच में, यानी कि जो संख्या आप लीजिएगा और उसका 1/5, ये दोनों का डिफरेंस कितना बोला है? 24। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये संख्या x और इसमें से x/5, ये दोनों को घटाने पे 24 आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से 24 आएगा। अब यहाँ पे बटा में 1 लिखें, सॉल्व किए तो एलसीएम 5, ये आपका हो गया 5x, माइनस में ये आपका x हो गया 24, 5x में से एगो x जाएगा तो 4x, यहाँ पे 24, ये 5 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में x इक्वल, बोलिए
24 गुना 5 बटा में 24 गुणा में 5 बटा में 4, 4 से 24, x इक्वल आपका कितना होगा? 30, 30। यानी वो संख्या कौन सी होगी? 30। आगे प्रश्न लिखिए आप लोग। देखो, एक घनाभ के कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण आपसे बोला गया है, विकर्ण ज्ञात करें। कोर, आप पहले नंबर, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज होता है, तीनों आपको दे दिया है। कोर यहाँ पे बोला है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना बोल के कोर बोला है, तो इसी में से कोई एक लंबाई होगा, कोई चौड़ाई होगा, कोई ऊंचाई होगा। कोई समझ लेना है खुद से कि कोई किसी को भी मान सकते हैं लंबाई, किसी को चौड़ाई, किसी को ऊंचाई मान सकते हैं। आपसे बोला है घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर। पहले नंबर आप घनाभ का फॉर्मूला बताएंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल आपका कितना बोला है लंबाई? बोला नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं। 3, 4, 12, तो आप लंबाई को 3 मान लीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। सभी को जोड़ेंगे तो 169 होगा ना? 169 अंडर रूट के अंदर है। 169 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 13 आएगा सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, यानी घनाभ के विकर्ण का लंबाई जो होगा 13 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे प्रश्न लिखिए सभी लोग। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 18/5 है ना? 5/18 बोल रहे। 90 चलिए आगे प्रश्न लिखिए। आखिरी, आप लोग का सेट प्रैक्टिस का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। लिखिए। एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, और बी
उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर इस काम को करें तो, यदि दोनों मिलकर इस काम को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सर 6 दिन में। 6 दिन। 6 दिन। सभी लोग आंसर आ गया है? इसका बेस्ट तरीका हम बताए हैं। ए काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। अब बी कितने दिन में? 15 दिनों में। हम लोग इससे ऐसे सीखे थे ना, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। यानी हम मान लिए कि 30 लड्डू बनाने का कार्य है। अब ये 10 दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, यानी एक दिन में कितने लड्डू बनाता होगा? 3 लड्डू पर डे इसका काम है। ये 15 दिनों में कर रहे हैं, तो यानी कि 2 लड्डू पर डे इसका कार्य है ना। अब दोनों को साथ में मिलेंगे, ए प्लस में बी दोनों को साथ में मिल गए, तो एक दिन में 3 + 2 यानी कि 5 लड्डू पर डे अब इनका बनेगा ना 5 लड्डू। और टोटल वर्क आपका कितना है? 30। एक दिन में 5-5 लड्डू बन रहे हैं, तो कितने दिन का समय लगेगा? 6 दिनों का समय लगेगा। हो गया सभी लोग का? चलिए अब हम लोग जो सेट बनाएंगे उसका क्वेश्चन हम कल कराएंगे आपको, ठीक है? सारा क्वेश्चन मिक्स कराते रहेंगे। स्लोली इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर से तुम्हें दूसरे क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस परसेंटेज का कराएंगे तो प्रॉफिट और लॉस अभी 11 बजे है।